नमस्कार, ताजा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। इस वक्त बंगाल, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में 10वीं की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में ताजा विशेष में हम उन बच्चों का ख्याल रखते हुए लेकर आए हैं एग्जामिनेशन मेड इजी, जहां जीत सर यानी जीत कुमार यादव सर आपको बताएंगे परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को कैसे सजाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। क्योंकि अक्सर यह होता है कि छात्र बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी भी अच्छी रहती है, मगर परीक्षा के दौरान वो उत्तर पुस्तिका में सही तरीके से आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं। आज ताजा विशेष में इस खास पेशकश में जीत सर आपको इसी से जुड़ी तमाम तरह की टिप्स बताएंगे ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकें। तो आइए सीधे चलते हैं जीत सर के पास। हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर आप सभी लोगों के ताजा टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एग्जामिनेशन मेड इजी की तरफ से, ताजा टीवी की तरफ से मैं जितेंद्र यादव जीत सर, जीत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो है रिश्ता ब्रांच की तरफ से हम आप लोगों को एक छोटा सा आंसर शीट प्रेजेंटेशन के बारे में बताने आए हैं, जिसके तहत हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं ये जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक जो आप करते हैं आंसर शीट में, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, बिजनेस स्टडी हो, कोई भी थ्योरी पेपर हो जिसमें आप छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं, एक सिली मिस्टेक होता है जिसकी वजह से आपका बहुत सारा नंबर कट जाता है। आज हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका नंबर अटेम्प्ट करने के बाद भी, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी आपका अगर नंबर कट जाता है, तो आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं, जिसमें 10 ट्रिक्स के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपसे कोशिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एग्जाम में फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और ध्यान दीजिए। आप बस आराम से इस पूरे के पूरे सेशन को देखिए। ये वीडियो और ये जो वीडियो है वो आपके लिए बड़ा मजेदार साबित होगा। बस आप ध्यान से एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए और समझिएगा। पहले बार है कि एग्जाम है आपका, तो बोर्ड का एग्जाम है। कुछ बच्चों का बोर्ड का एग्जाम चालू हो गया है और कुछ बच्चों का बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। उसमें बहुत सारे पेपर थ्योरी है और प्रैक्टिकल भी है। हम आज थ्योरी पेपर के बारे में मोस्टली बात करेंगे, जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लाइफ है, फिजिक्स है। इसके अलावा अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो बिजनेस स्टडीज है ना, या इकोनॉमिक्स है। जो भी थ्योरी पेपर है उसके बारे में आज बात करते हैं। ये थ्योरी पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, जो आंसर शीट में आप लिखते हैं उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर कोई भी आपका थ्योरी पेपर है तो आप सबसे पहले घर पे पूरी प्लानिंग कंप्लीट कीजिए। प्लानिंग कहने का मतलब है कि कौन से ग्रुप में कितने क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को कितने मिनट में आपको कंप्लीट करना है, इसके बारे में आपको अच्छे से पहले घर पे ही प्लान कर लेना होता है। स्ट्रैटेजी तैयार करनी होती है, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे एग्जामिनेशन हॉल हो, हर जगह आपकी स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी चीज होती है और स्ट्रैटेजी ही सब कुछ बताती है आपको और उसके अनुसार ही आपको चलना पड़ता है, सक्सेस आपको मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले घर पे ही बैठ के आप ग्रुप वाइज स्टडी कर लीजिए कि किस ग्रुप में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके ऊपर आप कितना टाइम देंगे। तो ये आपकी प्लानिंग हो गई। हर एक क्वेश्चन का एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपका कितना टाइम लगेगा और आप कितना टाइम दे सकते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, ये जरूरी चीज होता है। उसके बाद दूसरा नंबर बात होता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद सबसे पहला काम होता है कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें। वेस्ट बंगाल बोर्ड या कोई भी बोर्ड में आप देखिए 15 मिनट जो है वो आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, इसलिए ताकि आप क्वेश्चन पेपर को रीड करें, यानी क्वेश्चन पेपर को पढ़े। इसीलिए आपका ये पहली ड्यूटी होती है कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़े और पढ़ते वक्त ये डिसाइड कर ले पहले ही कि आप कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे और कौन सा क्वेश्चन बाद में। ये सबसे जरूरी चीज होता है, क्योंकि आप सभी लोग सुने हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो लास्ट इंप्रेशन तक होता है, यानी लास्ट तक आपका इंप्रेशन बना रहता है। इसीलिए आप शुरुआत में ही अपने इंप्रेशन खराब ना करें। शुरुआत में हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आप सबसे पहले कोई भी 4 ऐसा क्वेश्चन चुन लीजिए जिस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से आता है, आप उसको लिखिए। नो डाउट आपको फर्स्ट पेज में एमसीक्यू लिखना है, आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड पेज से जो आप लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से और सॉलिड पॉइंट के साथ शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी, सॉलिड पॉइंट के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं तो बेहतरीन इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और ये आपके लिए लास्ट तक जो है वो अच्छा साबित होगा। तो पहला नंबर जो है वो एलोकेट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए एक एप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए कि कितना टाइम आप हर एक क्वेश्चन के लिए देते हैं और कौन सा क्वेश्चन आप पहले करेंगे उसके बाद कौन सा करेंगे। कुछ नहीं तो कम से कम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आप ऐसा सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके जो आप सबसे पहले करेंगे उसके बाद करेंगे उसके बाद करेंगे। एग्जामिनर के पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि हर एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़े, लेकिन फिर भी
अगर शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन आप अच्छा करते हैं तो अगर 2-4-5 मिनट कॉपी चेक करने में लगा और उस 5 मिनट में वो अच्छे से पहला क्वेश्चन भी पढ़ा तो आपके प्रति एक अच्छा इंप्रेशन हो जाता है। ये हम ये नहीं बोलना चाहते कि उसके बाद आप गलत भी लिखोगे तो आपका नंबर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहां ज्यादा नंबर कटना चाहिए था वहां शायद आपका नंबर जो है वो कम डिडक्ट हो, यानी माइनस जो नंबर होगा वो शायद कम होगा, क्योंकि आपका इंप्रेशन अच्छा हो चुका है। तो पहला है कि आप एलोकेट कीजिए हर एक क्वेश्चन का टाइमिंग। दूसरा नंबर, सॉलिड पॉइंट के साथ शुरुआत कीजिए। तीसरा हम आपको बताएंगे स्टार्ट 5 क्वेश्चन विथ परफेक्ट आंसर एंड सॉलिड पॉइंट। ये बता चुके हैं आपको। स्टार्ट ईच आंसर विथ इंट्रोडक्शन 2 और 3 लाइन अबाउट द टॉपिक। ये आपको बताना चाहेंगे कि हर एक क्वेश्चन की शुरुआत आप कीजिए इंट्रोडक्शन से। जनरली आपको अगर सिग्निफिकेंस पूछा गया, इंपॉर्टेंस पूछा गया, एडवांटेज पूछा गया, फंक्शन पूछा गया, सर्विस पूछा गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे सीधा हेडिंग देते हैं फंक्शन ऑफ रिवर या फंक्शन ऑफ बैंक, ऐसा आपने शुरुआत कर दिया। लेकिन ये चीजें सही नहीं है। अगर आपको बैंक के बारे में पूछा जा रहा है कि बैंक का एक फंक्शन बताइए या बैंक का सर्विस बताइए, तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि सबसे पहले 2 लाइन आप इंट्रोडक्शन लाइन जो है बैंक के बारे में लिखे। कोई भी अगर 10 क्लास का बच्चा है, नदियों के कार्य आ गया कि नदियों के कार्य लिखिए, है ना, तो पहले आपको ये लिखना होता है कि नदियां क्या होती हैं, उसके बारे में 2 लाइन लिखिए। फिर आप स्टार्ट कीजिए कि उसके कार्य निम्नलिखित है, यानी उसके जो भी फंक्शन है वो आप 2 लाइन इंट्रोडक्शन के बाद आप स्टार्ट कीजिए हर टॉपिक में। और ऐसा भी मत कीजिए कि आप किसी चीज का इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं और आप 1 पेज लिख दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइन होना चाहिए, उसके बाद आप अपना टॉपिक शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला बात आप ध्यान रखिएगा भाई कि आप ऐसा क्वेश्चन चुनिए जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है। दूसरा नंबर, आप उन क्वेश्चन को पहले कीजिए जो आपको अच्छे से आता है। दूसरा नंबर है ना, कि हर क्वेश्चन का एक एप्रोप्रिएट टाइम दीजिए। किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं, किसी क्वेश्चन में बहुत कम नहीं। लास्ट हम आपको थर्ड आपको बता रहे थे हम कि हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिए। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछे तो पहले इंट्रोडक्शन लीजिए 2 या 3 लाइन का, उसके बाद आप शुरुआत कीजिए। तो ये हो गया आपका स्टार्ट ईच आंसर विद द इंट्रोडक्शन 2 और 3 लाइन अबाउट द टॉपिक। किसी भी टॉपिक के ऊपर 2 या 3 लाइन लिखिए। फिर हम आपको बताएंगे राइट योर आंसर क्लियरली एंड टू द पॉइंट विथ एग्जाम्पल। अच्छा, कोशिश कीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आप लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल के साथ उसको लिखे। अब हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल आए ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन में होते हैं और वो इंप्रेशन अच्छा करता है। तो ब्लैक पेन से हेडिंग दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए और उसके बाद उसको लिखिए। तो टू द पॉइंट लिखिए। ये भी एक जरूरी बात है कि आप बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए। क्वेश्चन का जितना वर्ड में पूछा गया है उतना ही वर्ड में आप उसका जवाब दीजिए, ना कि बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि 4 पन्ना लिख देने से या 4 पेज लिख देने से आपको ज्यादा नंबर मिलेगा और आपका दोस्त 1 पेज लिखा है या 2 पेज लिखा है तो उसको कम नंबर मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक आंसर का एक लेंथ होता है और उससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा लिखोगे तो प्रॉब्लम आपका आएगा। पहला प्रॉब्लम कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि आपका जो है वो हो सकता है आप एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में कुछ गलती कर दी और उसकी वजह से आपका नंबर कट गया। तो इसीलिए कभी भी आप एक्सेस जो है वो मत लिखिए, जितना जरूरत है उतना लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए। फिर हम आपको बताएंगे मेंटेन द लेंथ ऑफ द आंसर। आंसर का लेंथ का मेंटेन रखिए, जो की बात हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर 150 वर्ड लिखना है तो 150 वर्ड ही लिखिए। अगर 200 वर्ड में कंप्लीट करना है तो आप कोशिश कीजिए कि 200 या उससे थोड़ा सा ज्यादा में हम कंप्लीट करें। लेकिन आप अगर जरूरत से ज्यादा या उससे डबल कर देते हैं तो एग्जामिनर के लिए ये कभी कभी वो ज्यादा खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सेस लिख दिया गया है या आपको ज्यादा अच्छे से याद है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 पेज लिख दें। तो लेंथ का मेंटेन रखिए। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि अंडरलाइन द हाईलाइट एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स जितने भी होते हैं या मेन पॉइंट्स आप बोल दीजिए कि जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। लेकिन ये चीज कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चा अंडरलाइन करने में ही रह गया और 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप अंडरलाइन जो कर रहे हैं वो लास्ट में करें। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एग्जाम के लास्ट में कम से कम 10 से 15 मिनट आपका बचे। जिस बचे हुए 10-15 मिनट में आप अपना क्वेश्चन चेक कर लीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन आपने किया, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं किया। और इसके साथ साथ ये भी आप कंप्लीट कर लीजिए, है ना, कि आप क्या करना चाहते हैं वो सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। देखने के बाद कौन कौन सा क्वेश्चन आपका ड्यू रह गया, कौन कौन सा बाकी रह गया, वो सारा चीज चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आप उस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए जो कि मेन वर्ड है। कभी कभी एग्जामिनर चेक करते वक्त ये नहीं चाहता है कि हम बहुत ज्यादा चेक करें, क्योंकि उस काफी कॉपी होते हैं, चेक करते करते वो लोग भी थकते हैं, वो लोग भी इंसान है। तो कभी कभी बहुत सारे कॉपी में वो भी चाहता है कि कोई मेन पॉइंट अगर मिल जाए मेरे को तो हम समझ पाएंगे। और अगर आप मेन वर्ड को अंडरलाइन करते हैं तो चीजें समझ में आ जाती है कि हाँ
आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। और मेन पॉइंट को आपने दिखाया, यानी आपको काफी नॉलेज है। 5 पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया, इसके बाद 5 पॉइंट और बचा हुआ है जो आंसर शीट प्रेजेंटेशन में आपके बहुत काम आने वाले हैं, और इसको अगर फॉलो करते हैं एग्जाम में तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमारी सुरक्षा को देश तैयार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शोषण पे अब होगा वार। पॉक्सो एक्ट अब है आया, खबरदार जो हाथ लगाया। करी जो किसी ने गंदी बात, सजा के लिए रहे तैयार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 10 9 8 पे कॉल एक बार। डरने की अब नहीं है बात, पूरा देश हमारे साथ। मदद की जरूरत पड़ने पर डरो नहीं, बस 10 9 8 पर कॉल करो और फौरन मदद पाओ। ध्यान रहे, बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करना एक कानूनन जुर्म है और पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसी किसी भी घटना की सूचना पुलिस या 10 9 8 पर देना हमारा कर्तव्य है। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र यादव, जीत सर एग्जामिनेशन मेड इजी में। हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे एग्जामिनेशन ट्रिक्स यानी आंसर शीट प्रेजेंटेशन, जिसको ब्रेक के बाद हम दोबारा से एक बार रिकैप ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे के ट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने बताया कि एलोकेट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। दूसरा नंबर, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, फिर वही 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सबसे पहले लिखे जो आपको बहुत अच्छे से याद है ना। दूसरा नंबर है कि आप मार्जिन वगैरह बहुत अच्छे से खींच ले, है ना। कॉपी में मार्जिन का अलग अलग फॉर्मेट होता है, लोग बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि लेफ्ट साइड में आप मार्जिन ले लीजिए, कुछ लोग बताते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मार्जिन कर लीजिए। आपकी जैसी इच्छा, अगर आप चाहें तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप मार्क्स का एक कॉलम बना सकते हैं, दोनों तरफ मार्जिन कर सकते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता है अगर आप इसको लिखते हैं पूरे अच्छे से, तो अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता है। इसके अलावा जो है वो हर एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 या 3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखें। इसके बाद हर एक पॉइंट को क्लियरली लिखे, टू द पॉइंट लिखे, बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा के ना लिखे, तो जो भी लिखे वो टू द पॉइंट लिखे। इसके बाद मेंटेन योर लेंथ ऑफ आंसर, आंसर के लेंथ को मेंटेन रखे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लिख देते हैं, है ना। 150 वर्ड में पूछा गया, आपको लग रहा है कि हम ज्यादा लिख देंगे, 5 पेज लिख देंगे, मेरे को ज्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन वो ज्यादा नंबर के बजाय और नंबर कट जाता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन और आंसर जब आप लिखते हैं, तो कोई भी आंसर जब आप लिखते हैं तो बीच में स्पेस जरूर छोड़िए, है ना। जैसे एक क्वेश्चन आपने खत्म किया, आंसर कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जब आप सेकंड आंसर लिखने जा रहे हैं तो बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप रखें। उस गैप के बीच में चाहे तो आप ब्लैक पेन से ब्लॉकिंग कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जगह दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने कब स्टार्ट किया, कौन सा क्वेश्चन कब खत्म किया और कब आपने शुरू किया। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है बच्चों के साथ कि 2-2 के क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, लेकिन आपको नंबर सिर्फ 1 का मिला, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं चला कि कब आपने आंसर सेकंड वाला स्टार्ट किया। कभी कभी तो बच्चे नंबर देना भी भूल जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, तो कम से कम स्पेस आप छोड़ के रखिए। और दूसरा नंबर हम बताएंगे आपको नेक्स्ट जो बताएंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। अक्सर थ्योरी पेपर में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हर क्वेश्चन के साथ आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कीजिए या डायग्राम बनाइए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ न करें, लेकिन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जरूरी है कि आपके पूरे आंसर शीट में कहीं कहीं जहां रिक्वायर्ड है वहां डायग्राम बनाइए। जैसे कोई भी चीज का अगर आप डायग्राम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने बताया कि ट्रेड, ये ट्रेड कितने तरीके के होते हैं, तो ये हम लोगों का 2 टाइप हो जाएगा। एक होगा होम ट्रेड, जिसको आप नेशनल बोलते हैं, और ये डोमेस्टिक होता है, या होम ट्रेड भी बोलते हैं इसको। और ये इंटरनेशनल हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड।
अब ये हो गया होम ट्रेड और ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जाम में अगर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी पूछे तो भी आप ये डायग्राम जरूर बनाएं। एग्जाम में अगर होम ट्रेड के बारे में पूछे तो भी आप एक डायग्राम बनाएं, अगर ट्रेड के बारे में पूछे तो भी आप एक डायग्राम बनाएं, ठीक है। उसके बाद होम ट्रेड के जो भी टाइप होते हैं वो आप बना लीजिए नेशनल ट्रेड के। इंटरनेशनल ट्रेड में जो आप जानते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट भी होता है, ठीक है। और यहां होलसेलर, रिटेलर, ऐसा एक प्रेजेंटेशन जरूरी है। हम सिर्फ इसी का नहीं बोल रहे हैं, हर एक चीज में आप ध्यान रखिए कि जहां पे अगर बहुत सारा टाइप्स वगैरह के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो टाइप्स के लिए ये डायग्राम बेस्ट है, बेहतरीन है। तो कहीं आप पूरे पेपर में कम से कम 2 या 3 जगह डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कीजिए, डायग्राम बनाइए। पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा डायग्राम हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि अगर कोई पॉइंट आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ये डायग्राम यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका रोल ऑफ बैंक, बैंक का रोल आपको लिखना है या फंक्शन लिखना है, तो आप ये सारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इस तरह प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखें आप, ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे आपको ट्राई टू राइटिंग इन गुड हैंड राइटिंग, ट्राई टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग। आप गुड हैंड राइटिंग में यानी अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश कीजिए, डोंट बी ओवर राइट, है ना। कोशिश न कीजिए कि आप ओवर राइटिंग करें, लेकिन गलतियां होती हैं, आप इंसान हैं, भगवान नहीं है कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, गलतियां आपसे होंगी, लेकिन आप गलतियों को इस तरह ना काटें कि वो देखने में और वल्गर लगे, यानी खराब लगे। आप कोशिश करें अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उसको एक बार जस्ट ऐसा काट सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इसको बहुत ज्यादा जो है वो ओवरराइड कर देते हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है पेन चला देते हैं, जिससे वो देखने में बहुत खराब लगता है। तो ये चीज का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर इन द फुल मार्क्स। आप कोशिश कीजिए कि आप अपना पेपर फुल मार्क्स में कंप्लीट करें, यानी हम ये नहीं बोलते हैं जो नहीं आ रहा है उसको भी जबरदस्ती लिखिए, कोशिश कीजिए कि आप उसको लिखें, क्योंकि सादा पेज पे तो नंबर मिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं कि आप उसको पूरे अच्छे से कंप्लीट करें, जो भी आपको जितना आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मेरे को लगता है कि इसका आंसर हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप उसको माइंड में एक बार रिकैप लीजिए, उसके जो भी कंटेंट है उसको इकट्ठा कीजिए दिमाग में, ये छोटा छोटा चीज हम जानते हैं इसके बारे में, फिर उन सबको समेट के आप चाहो तो लिख सकते हैं। तो ऐसा भी चीजें होती है, तो कोशिश कीजिए कि आप पूरा कंप्लीट करें पेपर, है ना। क्योंकि अगर एकदम खराब भी लिखते हैं फिर भी थ्योरी पेपर में 1-2 नंबर तो आपको मिलता ही है। तो ये चीज जो है वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर 2-3 क्वेश्चन भी आपने जो आपको नहीं आ रहा था, सारे बच्चे आपके फ्रेंड छोड़ के आ गए और आपने थोड़ा बहुत मटेरियल जो है वो आपके दिमाग में आ रहा था वो सब मिला के आपने लिखा, जो भी आंसर तैयार करके लिखा, शायद एग्जामिनर को पसंद नहीं आया लेकिन फिर भी 1-1 नंबर मिला तो वो काफी हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि फुल मार्क्स का आप अटेम्प्ट करें, छोड़िए मत एग्जाम में। और खासकर थ्योरी पेपर में तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर मैथ्स का दे रहे हैं तो फिर हम कभी नहीं बोलेंगे आपको कि कोई भी जो सम्स नहीं आ रहा है आप उसको भी बना लो, क्योंकि उसको बना के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो नंबर 0 ही अल्टीमेट आपको मिलने वाला है। लेकिन थ्योरी पेपर में ऐसा नहीं होता है, नंबर मिलते हैं। अगर बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में मिलते हैं, 1 नंबर ही सही लेकिन आपको मिलेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखिए। मेंटेन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए। हमेशा कभी कभी देखा जाता है कि किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत ज्यादा टाइम दे दिए और किसी एक क्वेश्चन में बहुत जल्दी जल्दी करके जैसे तैसे लिख दिए, तो ये चीज ना हो, है ना। घड़ी जरूर एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाइए। और आप जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एग्जाम की प्लानिंग आपकी पहले ही होनी चाहिए, तो वो प्लानिंग आप पहले ही कर लीजिए कि आपको कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम देना है, उसी के अनुसार टाइम दीजिए। हर एक क्वेश्चन को एप्रोप्रिएट टाइम देना जरूरी है। तो ये हम लोग कंप्लीट किए। लास्ट में हम बोलेंगे आपको रिटेन लास्ट 5 to 10 मिनट्स टू चेक योर एंड रीचेक योर आंसर सीट, है ना। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लास्ट के जो भी 5 मिनट या 10 मिनट आपका बचा है वो बचाना ही पड़ेगा आपको, है ना। अगर 5 मिनट 10 मिनट आपका बचता है तो आप पूरे आंसर सीट को एक बार अच्छे से रिकैप कर लीजिए, चेक कर लीजिए कौन से क्वेश्चन छूटे, क्वेश्चन नंबर देना तो नहीं छूट गया, कोई क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं कि बाद में लिखेंगे फिर लिखे नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया, वो सारी चीजों को अच्छे से चेक कर लेना होता है। फिर लास्ट में आप अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना, वो सब भी एक बार चेक कर लीजिए। तो लास्ट में 5 से 10 मिनट आप जरूर बचाइएगा, है ना, आंसर शीट को चेक करने के लिए। इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में हम आपको बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस मेंटेन करना जरूरी है। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा, ये मार्केट कहने का मतलब है कि आपके समाज में, लोकेलिटी में जहां आप रहते हैं उस जगह पे लोग जो है वो आपको इस तरह कर देते हैं कि बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, चारों तरफ से लोग इतना बोल देते हैं बोर्ड का एग्जाम कि बच्चे को लगता है कि
यार ये लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन जनरली आप अपने ट्यूशन में जो भी टेस्ट वगैरह दिए हैं उसी टेस्ट के अनुसार जैसा ही ये बोर्ड का एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बोल बोल के इसको बहुत बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए घबराए नहीं, एक नॉर्मल बिहेव रखें, ठीक है, और अच्छा होगा, है ना। आप इतने सारे एग्जाम दिए हैं, सब में अच्छा किए, इसमें भी अच्छा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके अलावा एक दो ट्रिक्स और भी बचे हैं जिसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনিকে রাজ্য সরকার আইনি স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এর সাথে প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে নিঃশর্তে জমির দলিল দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে যে কলোনিগুলি স্বীকৃতি পেয়েছে সেখানকার বাসিন্দারা নিঃশর্ত জমির দলিল পাচ্ছেন এবং নতুন করে যে কলোনিগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানকার বাসিন্দারাও নিঃশর্তে জমির দলিল পাবেন। রাজ্য সরকার উদ্বাস্তু কলোনির প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিড ও অন্যান্য সুবিধা দিতে বদ্ধপরিকর। উদ্বাস্তুরা সকলেই নাগরিক। ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার। Pollution, chemical treatment बनाते हैं बालों को डैमेज्ड। इमामी 7 ऑयल्स इन 1 नॉन स्टिकी हेयर ऑयल। इसमें है 7 ऑयल्स जो बालों को बनाए अंदर से 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर और बाहर से ऑलवेज सेट, स्ट्रॉन्ग इनसाइड, सेट आउटसाइड। अब पाएं 50 रुपए का शैम्पू मुफ्त। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ताजा टीवी में फिर से स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र यादव, जीत सर, और आप लोगों को एग्जामिनेशन ट्रिक्स बता रहे थे हम। प्रेजेंटेशन सीट यानी एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, किस तरह आप एग्जामिनेशन में आंसर सीट को कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा चीज हमने बताया जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते हो तो आप बेहतरीन कर सकते हैं। आपका कॉपी, आंसर सीट का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा मार्क्स आपको उतना ही अच्छे मिलेंगे। और भी छोटी चीज है, जैसे कि कभी कभी डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन, कोई भी डिफरेंस बिटवीन आए, जैसे मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में आए, बैंक या इंश्योरेंस में आए, किसी भी चीज में, जैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंट है। बच्चे जो है सीधा यहां लिखते हैं 1 2 3 और ये स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये बेसिस का कॉलम जरूर बनाए। यानी जब आप डिफरेंस बिटवीन कर रहे हैं तो आप 4 कॉलम खींचिए। पहला सीरियल नंबर, दूसरा बेसिस का कॉलम, तीसरा कैपिटल मार्केट और चौथा मनी मार्केट। अब दोनों में डिफरेंट है, आप देखिए नंबरिंग कर लीजिए, सीरियल नंबर, फिर बेसिस, जैसे डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल लिख दीजिए। इसके बाद आप फंक्शन, दोनों का फंक्शन लिख दीजिए, किसका क्या फंक्शन है। उसके बाद गाइडिंग या कंट्रोलिंग ऑथोरिटीज कौन है, किसको कौन कंट्रोल करता है, वो दोनों लिख दीजिए। तो जब आप कोई भी टॉपिक लिख रहे होते हैं ना, तो एग्जामिनर को पता चलना चाहिए ना कि आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं। ये इसका डेफिनेशन है, यहाँ पे जो आपने अंतर बताया है, यानी जो डिफरेंट बताया वो एग्जाम्पल है दोनों का। यहाँ पे आपने जो फंक्शन बताया वो फंक्शन है कि इनका क्या फंक्शन है और इसका क्या फंक्शन है। ऐसा जो भी बेसिस होता है ना उसको जरूर लिखें। ये एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन होता है और चेक करने में बहुत सुविधा होता है। एग्जामिनर को अगर चेक करने में सुविधा होगा, बहुत जल्दी वो चीजों को समझ जाएगा, तो आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है वो हम बताएंगे पंक्चुएशन का इस्तेमाल करें। यानी कभी कभी बहुत ज्यादा हड़बड़ी में आप लिखते हैं और छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ कॉमा होना चाहिए, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। ये छोटा छोटा चीज का जो मिस्टेक आप करते हैं जिसकी वजह से बहुत नंबर कट जाता है। कभी कभी अगर नंबर नहीं कटता है लेकिन नंबर आपको एक्स्ट्रा भी नहीं मिलता है। लेकिन जनरली आप उन बच्चों का देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी में आप लिख रहे हैं, हिंदी में आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप कोटेशन का इस्तेमाल करें। जो भी जैसे उस चैप्टर का कोई लाइनिंग है, आपने 2 लाइनिंग लिखा, ठीक है, और वो लाइनिंग लिखने के बाद आपने उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में डालने के बाद आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये चीज एक अच्छा पॉइंट होता है कि ये एक अच्छा चीज होता है कि पंक्चुएशन का इस्तेमाल, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा डालना है, कहाँ पे फुल स्टॉप डालना है, कहाँ पे ब्रैकेट डालना है, कौन सा ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, कहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तीसरा हम आपको बताएंगे पैराग्राफ के बारे में कि बच्चे जो है पैराग्राफ चेंज करने का मतलब, जनरली आप आंसर लिखते हैं तो आप ही बताइए कि जनरली आप आंसर जो है वो ज्यादातर जो आंसर लिखते हैं वो एक बार में ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप टॉपिक बदल रहे हैं, यानी अगर कोई दूसरा टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आंसर आप लिख रहे हैं लेकिन आपने एक टॉपिक को कंप्लीट किया, फिर आप उसी आंसर में कोई दूसरा टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप पैराग्राफ चेंज करें। तो वो पैराग्राफ चेंज करने से क्या होता है कि टीचर को पता चलता है कि आपने ये पार्ट फिनिश किया और उसके बाद आपने दूसरा पार्ट के बारे में बात कर रहा है, और उनको स्टेप बाय स्टेप चेक करने में भी सुविधा होता है। तो कभी भी अल्टीमेट हम पूरा मिला के आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप एग्जाम दीजिए,
लेकिन एग्जाम का पेपर लिखते वक्त आप एग्जामिनर की सुविधा का ध्यान रखिए, न कि अपनी सुविधा का, क्योंकि आपकी सुविधा बाद में होती है। एग्जामिनर की सुविधा अगर आप उसको सुविधा दोगे, अगर वो खुश हो गया तो वो आपको खुश कर देगा। अगर आप उनको निराश करोगे तो फिर वो आपको निराश करेंगे, और कैसे निराश करेंगे ये आप समझ पा रहे हैं, है ना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आपकी एग्जाम पेपर लिखना यानी आंसर शीट को बस लिखना ही आपकी ड्यूटी नहीं है। आप उसको ड्यूटी की तरह मत निभाइए कि मेरा काम है इसको लिख देना और हम इसको लिख के कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसको अच्छे से लिखना है और इस कदर लिखना है, इस तरीके से आपको कॉपी को बनाना है ताकि चेक करने में सुविधा रहे और वो लगे कि कितना सुंदर प्रेजेंटेशन आपने किया है, कॉपी को कितने अच्छे ढंग से सजाया है। सजाने का मतलब है कि ये नहीं कि आप उस पर डिजाइन बनाइए, सजाने का मतलब है कि आप चीजों को टॉपिक वाइज कितना अच्छे से लिखे हैं। तो हर एक चीज का इस्तेमाल कीजिए। जैसे हमने आपको बताया, पहले मार्जिन खींच लो, मार्जिन खींचने के बाद सीरियल नंबर दीजिए, क्वेश्चन का नंबर दीजिए, क्वेश्चन के साथ आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन वाला अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन में इस तरह का कॉलम आप बना के बनाइए, 4 कॉलम बनाइए, सीरियल नंबर बेसिस, है ना। उसके बाद आप जो भी आपको डिफरेंट लिखना है वो लिखिए। तो ये छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए। अगर लास्ट में आपके पास समय बचे तो आप जो कीवर्ड्स है, जो मेन पॉइंट्स है उसको जरूर अंडरलाइन कीजिए, है ना। कि बिना अंडरलाइन किए अगर आप छोड़ते हैं तो टीचर को खोज के चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने किसी चीज के बाद, जैसे आप सेवी के बारे में लिख रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, तो अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में लिख रहे हैं तो आपने ये भी लिखा है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपने लिखा है कि उसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको जरूरत है कि आप उसको अंडरलाइन करो, ताकि दिखाओ कि हाँ इसकी स्थापना इतने ईस्वी में हुई थी यानी इस ईयर में हुई थी और वो टीचर पढ़े। इसके अलावा आपने उसमें कुछ और बातें मेंशन किया कि उसमें कितने मेंबर हैं, तो उसको आप अंडरलाइन करो। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिख रहे हैं, कितने भारत में स्टॉक एक्सचेंज है, आपने 4-5 का नाम लिखा, ठीक है। तो जो 4-5 का नाम लिखा, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो भी आपने नाम लिखा उसको अंडरलाइन कीजिए। तो कीवर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन कीजिए, ये भी एक ध्यान रखिए। और लास्ट में आपको समय बचाना है ताकि आप पूरे पेपर को चेक करो, क्वेश्चन नंबर को सीरियल वाइज चेक कर लो, कोई आंसर छूटा नहीं वो चेक कर लो, अगर छूटा तो आप उसको लिख लो। और उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो जितना भी आंसर में आप कीवर्ड्स है यानी जो मेन पॉइंट है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और भी बहुत सारे ट्रिक्स है ना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपको और बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस आप अच्छा करिए, बेहतर करिए। अगर मेरे प्रेजेंटेशन की वजह से अगर किसी भी बच्चे का अगर उसके एग्जाम में 10 नंबर भी बढ़ गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरी वजह से आपका 10 नंबर भी बढ़ गया। और ये इसके साथ साथ ताजा टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप कोशिश करें, अच्छा करें, बेहतर करें, ठीक है। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपकी कोशिश अच्छी होनी चाहिए। बोलते हैं कि सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो आप कोशिश करें, है ना, सफलता मिलेगी आपको। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आंसर शीट लिखना आपकी ड्यूटी नहीं, आपका प्रेजेंटेशन करना ये आपका काम है, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बस मेरे को कर देना है ना, जैसे भी कर दें, ठीक है, मेरे को लिख देना है, बस उसको समझ में आए नहीं आए वो उसका मैटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको करना है और अच्छे से करना है, इतना अच्छे से करना है कि एग्जामिनर खुश हो जाए और वो आपको नंबर दे। बाकी लास्ट में जाते जाते हम ये जरूर बोलना चाहेंगे कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना मूल्यवान समय देने के लिए, दिल से शुक्रिया, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आंसर शीट को अच्छी तरह से सजाएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अपने आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो आपसे प्रभावित हो सकें और उसका फायदा आपको मिले। आज ताजा विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए ताजा टीवी के साथ। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव विचार में भेज सकते हैं response@taza tv.com पर। नमस्कार।